Hello my dear viewers, I am अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं और राजनीति विज्ञान में पश्चिमी विचारक को अध्ययन कर रहे हैं। और पश्चिमी विचारक में हम लोगों ने सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद हम लोग बेंथम, जेरेमी बेंथम, हीगल्स और जॉन लॉक, ये सारे के बारे में क्या है कि हम लोग पढ़ लिए हैं। और यहाँ पर हम जेरेमी बेंथम के बारे में कुछ अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कुछ जेरेमी बेंथम भी पढ़ लिए। हम लोग हीगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। यदि आप लोग सिविल सर्विस से संबंधित किसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक कमेंट के द्वारा या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी ओर से यह पूर्ण कोशिश की जाएगी कि आपको सिविल सर्विस से संबंधित सभी प्रकार के जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी या बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो विद्यार्थी मुख्य रूप से वो तो मेहनत करने में आगे है, लेकिन उसको सही गाइड प्रोवाइड नहीं मिलने के कारण वह अपना जो जर्नी है, लक्ष्य है, उसको क्या है कि अपने अंदर मार देती है और फिर अपने पुश्तैनी जो कर्म है उसमें लग जाती है। जैसे जो उनके बाप दादा परदादाओं ने जो पेशा से जुड़े हुए थे उसी पेशा में क्या है कि परमानेंट लिप्त हो जाते हैं, और इससे उनका मानसिक विकास पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वही में पूर्ण होते चला जाता है। तो आज हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। सामाजिक परिवर्तन, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, विधि अथवा राजनीति का परिवर्तन विचार और उन्नति के कारण होता है। यह प्रयोग संयोगवश ही नहीं किया गया था, प्रयुक्त उसकी तत्व मीमांसा और द्वंद्वात्मक पद्धति के कारण आवश्यक था। उसका आदर्शवाद मस्तिष्क की प्रक्रिया को प्रकृति की प्रक्रिया के साथ समीकृत करने पर निर्भर था। उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति इस बात पर निर्भर थी कि विचार के नियम को ऐसे समस्त विषयों के ऊपर लागू कर दिया जाए जिनमें प्रक्रिया एक अनिवार्य विशेषता होती है। समस्त परिवर्तन विचार की प्रेरणा के फलस्वरूप होते हैं। उनका उद्देश्य अंतर्निहित अंत विरोधों का निवारण करना होता है, जिससे कि सामरस्य अथवा तार्किक संगति के एक उच्चतर धरातल को प्राप्त कर लिया जाए। यदि इन शब्दों को ठीक ठीक अर्थ दिया जाए तो फिर सिद्धांत ठीक नहीं बैठता। विज्ञान अथवा दर्शन में जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं उनका कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि वे आरंभिक सिद्धांतों के अंत विरोधों के कारण संभव हुए हैं। जब लागू कर दिया जाए
जिसमें प्रक्रिया एक अनिवार्य विशेषता होती है। समस्त परिवर्तन विचार की प्रेरणा के फलस्वरूप होते हैं। उनका उद्देश्य अंतर्निहित विरोधों का निवारण करना होता है, जिससे कि सामरस्य अथवा तार्किक प्रगति के एक उच्चतर धरातल को प्राप्त कर लिया जाए। यदि इन शब्दों को ठीक ठीक अर्थ दिया जाए तो फिर सिद्धांत ठीक नहीं बैठता। विज्ञान अथवा दर्शन में जो भी नए नए परिवर्तन होते हैं, उनका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वे आरंभिक सिद्धांतों के अंतर्विरोधों के कारण संभव हुए हैं। जब विज्ञान और दर्शन के बारे में ही यह बात है, तो अन्य कम बौद्धिक समाज शास्त्रों के बारे में क्या कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति होम्स ने विधि के बारे में कहा था कि उसमें विधि की अपेक्षा अनुभव का अधिक महत्व होता है। हीगल ने विचार को सार्वभौम रूप देने की कोशिश की। उसकी शैली के इतिहास लेखन पर दो तरह से असर पड़ा। या तो असंगत तथ्यों को मनमाने ढंग से तर्क संगत माना गया, या सामरस्य या सुसंगति जैसे शब्दों को ऐसा अस्पष्ट अर्थ दिया गया कि उनका कोई उपयोग ही नहीं रहा। इसी प्रकार हीगल द्वारा प्रयुक्त अंतर्विरोध शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं था। हीगल ने उसका बड़ी अस्पष्ट रीति से विरोध अथवा वैपरीत्य के अर्थ में प्रयोग किया था। कभी कभी इसका अर्थ ऐसी भौतिक शक्तियाँ होता था जो विरोधी दिशाओं अथवा कारणों की ओर संचालित होती है तथा जिनके फलस्वरूप विरोधी परिणाम सामने आते हैं। उदाहरण के लिए हम जीवन और मरण को ले सकते हैं। कभी कभी विरोध का अभिप्राय नैतिक गुण होता था। वास्तविक व्यवहार में द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का मनमाने ढंग से प्रयोग किया गया था। वैज्ञानिकता का अभाव। आलोचकों के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति में वैज्ञानिकता का अभाव है। इसमें किसी भी वस्तु को मनमाने ढंग से वाद और किसी को प्रतिवाद के रूप में माना जा सकता है। अतः इस पद्धति के अनुसार किसी भी अच्छी व्यवस्था को बुरी और बुरी व्यवस्था को अच्छी सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस पद्धति का प्रयोग करके स्वयं हीगल ने निरंकुश राजतंत्र को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था सिद्ध किया था। वेपर के शब्दों में हीगल की यह पद्धति नाम मात्र के लिए ही वैज्ञानिक है, क्योंकि इसका विकास विज्ञान के उद्यान में नहीं वरन प्रशिया के शासन की दास्ता के रोरे पर हुआ। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना करते हुए कैटलिन ने कहा है कि अपने विभिन्न अनुभवों को वाद प्रतिवाद और त्रयी के रूप में विभक्त करना एक मनोरंजक बौद्धिक व्यायाम है। सिवाइन के अनुसार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति में ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और यथार्थवाद, नैतिक अपील, स्वच्छंद आदर्शीकरण और धार्मिक रहस्यवाद का फूट था। द्वंद्वात्मक पद्धति ने नैतिक निर्णयों को भी
तार्किक आधार पर प्रतिष्ठित किया नैतिक निर्णय नैतिक अंतर्दृष्टि पर निर्भर होते हैं, जो हर एक के लिए खुली होती है। इन दोनों को मिलाने की कोशिश में द्वंद्वात्मक पद्धति किसी के भी अर्थ को स्पष्ट न कर सकी, बल्कि उसने दोनों के अर्थ को उलझा दिया। द्वंद्वात्मक पद्धति के गुण। उपयुक्त आलोचना और कमियों के बावजूद द्वंद्वात्मक पद्धति के अग्रलिखित गुण है। इस पद्धति द्वारा वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को समझने में मदद मिलती है। वस्तुओं के विरोधी तत्ववाद प्रतिवाद को समझने से असली स्वरूप उभर कर सामने आता है। इस पद्धति से स्पष्ट होता है कि मानव सभ्यता का विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हीगल का द्वंद्ववाद मानव सभ्यता के विकास की एक नवीन धारणा प्रस्तुत करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा प्रतिपादित विकास का नियम अधिक तार्किक है। पूर्व में यह माना जाता था कि सभ्यता का विकास सरल रेखा में निरंतर उन्नति के पथ पर होता रहता है। हीगल ने यह प्रतिपादित किया कि प्रगति में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और प्रगति की रेखा सपाट न होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है। हीगल की यह पद्धति मानव की बौद्धिक क्रियाओं के मनोविज्ञान को समझने में बहुत ही सहायक है। रसेल के अनुसार हीगल की पद्धति मानव मन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चित्रित करती है, क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है। स्वमूल्यांकन। फिर आगे है हीगल का राज्य सिद्धांत। हीगल के राज्य संबंधी सिद्धांत को समझने के लिए उसके दो ग्रंथ फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट तथा फिलॉसफी ऑफ राइट्स बड़े महत्वपूर्ण है। उसके राज्य संबंधी दर्शन को जर्मनी की तात्कालिक राजनीतिक दुर्दशा ने भी बहुत अधिक प्रभावित किया है। उसने बड़े दुखपूर्ण शब्दों में जर्मनी की राजनीतिक कातरता का वर्णन किया है और राज्य का महत्व बुलंद शब्दों में घोषित किया ताकि जर्मनी एकीकृत हो सके। उसके राज्य सिद्धांत को निम्नलिखित शीर्षकों में समझना आसान होगा। राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। हीगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा से निःसृत हुई है। विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहा है। सर्वप्रथम जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर वनस्पतियों और प्राणियों के रूप में, और इसका उच्चतम रूप मनुष्य में प्रकट होता है। विश्वात्मा का विकास यही अवरुद्ध नहीं हो जाता और परिवार समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है। अतः अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव रूप अथवा भूमंडल पर विद्वान ईश्वर माना है। राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। हीगल से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा प्रचलित था और रूसो जैसे विचारक यह मानते थे कि राज्य की उन्नति
यह उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते से हुई है। हीगल ने संविदा सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित किया कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक है। हीगल के अनुसार विश्वात्मा बाह्य जगत में विकास के अनेक स्तरों को पार करते हुए सामाजिक आचार की संस्थाओं में प्रकट होती है। सामाजिक आचार के क्षेत्र में परिवार का प्रादुर्भाव और उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। परिवार का मौलिक तत्व प्रेम की भावना है। राज की उत्पत्ति के लिए हीगल परिवार को पहली सीढ़ी या वाद मानता है, किंतु परिवार मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। अतः मनुष्य परिवार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी विभिन्न अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है। मनुष्य की यह क्रिया समाज को जन्म देती है। हीगल ने इसे बुर्जुआ नाम से पुकारा है, जो राज्य के विकास में प्रतिवाद की भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इस समाज के संगठन का आधार परिवार की तरह प्रेम और त्याग के सिद्धांत नहीं होते, वरन इसका आधार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावना होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है, फलतः उसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के फलस्वरूप व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी एक सीमा तक उन्नति होती है, लेकिन अनंत निरंतर चलने वाली प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की प्रक्रिया उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होने लगती है। अतः इसे मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव होने लगती है, जिससे कि प्रेम और सहयोग के पारिवारिक गुणों की मनुष्य जीवन में पुनः स्थापना की जा सके। इस आवश्यकता की अनुभूति राज्य को जन्म देती है, जो संवाद के रूप में होता है तथा जिसमें परिवार और समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है, और जो इन दोनों से उच्चतर संगठन की स्थिति में होता है। राज अपने नेतृत्व में समाज में एकता और सामंजस्य की स्थापना करता है और उसे सामाजिक हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हीगल राज्य को एक उच्च जीवधारी मानता है, जो विश्वात्मा के बाह्य विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। हीगल के शब्दों में राज्य का अस्तित्व विश्व में ईश्वर की शोभा यात्रा है। उसका आधार विवेक की शक्ति है, जो अपने को इच्छा के रूप में साकार बनाती है। हीगल के राज्य की विशेषताएं। हीगल राज्य को विश्वात्मा का द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास मानता है। इस प्रकार उद्भव होने वाले राज्य की अग्रलिखित विशेषताएं हैं। राज्य दैवी सत्ता है। राज्य दैवी सत्ता है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। उसकी द्वंद्वात्मक धारणा के अंतर्गत राज्य सर्वोच्च संगठन है, जिसमें विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी है। हीगल के मत से यद्यपि राज्य की उत्पत्ति द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुई है, तथापि इस विकास क्रम में दैवी चेतना कार्य करती है और राज्य के रूप में उस दैवी चेतना को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय राज्य विश्वात्मा की अभिनव अभिव्यक्ति होती है और उसका स्वरूप दैवी होती है। हीगल के मत से
राज्य की उन्नति दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया से हुई है। यह निम्न कोटि के सामूहिक जीवन से उच्चतर प्रकृति के संगठनों के रूप में विकसित होते हुए जीवन की पूर्णता पर पहुँचने की प्रक्रिया का फल है, जिसमें दैवी चेतना निरंतर कार्यरत रहती है। परिवार निम्नतम सामाजिक इकाई है। इससे उच्च इकाई समाज तथा उच्चतम इकाई राज्य है। हीगल के मत से राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है। राज्य का सावयव स्वरूप हीगल राज्य को एक पूर्ण सावयव के रूप में मानता है। अपने युग के अन्य सावयवधारियों की भांति वह जीवन सावयव तथा राज्य सावयव के मध्य केवल आंगिक समानता की ही स्वीकृति नहीं करता, अपितु वह राज्य को एक चेतन प्राणी के तुल्य भी चित्रित करता है। उसके अनुसार राज्य की स्वतः अपने इच्छा तथा व्यक्तित्व होते हैं, जिनमें उसके अंगों, व्यक्तियों तथा समुदायों की इच्छा तथा व्यक्तित्व विलीन रहते हैं। राज्य की इच्छा तथा उसका व्यक्तित्व राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं तथा व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है, अपितु राज्य की इच्छा तथा व्यक्तित्व उसके निर्माणकारी व्यक्तियों की इच्छा तथा व्यक्तित्व से भिन्न तथा श्रेष्ठतम है। इतिहासकार राके ने हीगल के विचार को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। राज्य व्यक्ति है, वे एक दूसरे के समान हैं, फिर भी एक दूसरे से स्वतंत्र है। वे आध्यात्मिक सत्ताएं हैं, मानव आत्मा की मूल सृष्टि है। उन्हें ईश्वर के विचार तक कहा जा सकता है। राज्य साध है, साधन नहीं। राज्य का सावयव यानी कि राज्य साध है, साधन नहीं। राज्य साध है, साधन नहीं। हीगल राज्य को साध और व्यक्ति को साधन मानता है। उसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है, अतः वह अपने आप में साध ही हो सकता है, साधन कभी नहीं बन सकता। मैकग वर्ण के शब्दों में पुराने उदारवादी इस बात पर बल देते थे कि राज्य अपने में साध नहीं बल्कि साध के लिए साधन मात्र है। वे साध के रूप में जनता की भलाई या कल्याण को मानते थे। इसके विपरीत हीगल ने यह घोषित किया कि राज्य स्वयं एक साध है और व्यक्ति एक साध के लिए साधन मात्र है। साध है उस राज्य का ऐश्वर्य जिसके कि वे घटक है। राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं है, क्योंकि विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होती है उनमें राज्य सर्वोच्च है और दोनों के हित एक है। उसके अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है, इतिहास में वही स्थान राज्य का है। हीगल की मान्यता है कि राज्य हमारी सच्ची, निष्पक्ष एवं निस्वार्थ समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी पारस्परिक विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य सर्वशक्तिमान है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होने के कारण सर्वशक्तिमान है। राज्य से ऊपर और शक्तिशाली कोई संस्था नहीं होती।
सेबाइन के अनुसार हीगल के चिंतन में राज स्वयं ही शक्ति है। वह राष्ट्र की इच्छा का बाह्य स्वरूप है। यह व्यक्तिगत जीवन तथा नागरिक समाज की नैतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं से पृथक तथा ऊपर है। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। हीगल के अनुसार राज्य सर्वोच्च संस्था है, विश्व आत्मा का अवतार है। अतः पर वे नैतिक बंधन लागू नहीं किए जा सकते जो एक व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं। उसके अनुसार राज्य सत्यमेव नैतिकता के सिद्धांतों का सृजन करने वाला है और राज्य जो भी कार्य करता है वह सर्वथा न्यायोचित है। राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व। हीगल के अनुसार राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है। वह स्वयं ही अपने कर्तव्य का निर्धारण करता है। राज्य एक पूर्णात्मा है जो सत्य और असत्य को विवेकपूर्ण ढंग से छांटकर सर्वनाक जघन्य नियमों का परित्याग करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य दूसरे देशों के साथ अपने हितों की रक्षा के लिए जो भी कार्यवाही करे वह हीगल के अनुसार न्यायोचित है। संक्षेप में हीगल राज्य को प्लेटो और अरस्तु की भांति सर्वश्रेष्ठ संस्था मानता है। उसके अनुसार राज्य मूर्ति मान स्वतंत्रता है। यह बुद्धि का स्वरूप है तथा विश्वात्मा का उच्चतम विकास है। राज्य व्यक्ति की इच्छा के श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अपनी इच्छा शक्ति रहती है तथा इसकी इच्छा और व्यक्तित्व व्यक्तियों की इच्छा और व्यक्ति से श्रेष्ठ है। व्यक्ति राज्य की इच्छा का विरोध कदापि नहीं कर सकता। राज्य निरपेक्ष है और उसका अंतिम लक्ष्य वह स्वयं है। व्यक्ति राज्य का केवल एक अंग मात्र है और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वथा उसी पर आधारित रहता है। हीगल के अनुसार राज्य मानव इतिहास में ईश्वर है। सेबाइन के शब्दों में हीगल का मस्तिष्क जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न में चिंतित था। अतः उसने व्यक्ति को राज्य में विलीन करते समय कुछ भी हिचकिचाहट नहीं दिखलाई। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान चढ़ा देता है। मैक गवर्न के अनुसार राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला राजनीतिक हीगलवाद नास्तिक निरंकुशों या तनाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त हुआ। हीगल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। हीगल ने व्यक्तिवाद की दो आधारों पर आलोचना की थी। सर्वप्रथम उसने व्यक्तिवाद को उस प्रांतवाद तथा संकीर्ण मनोवृत्ति से समीकृत किया था जिसने जर्मनी को आधुनिक राष्ट्रीय राज तत्व प्राप्त करने से रोक रखा था। उसने इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लिए लूथर के प्रभाव को उत्तरदायी ठहराया था। लूथर ने ईसाई स्वतंत्रता की भावना को एक रहस्यात्मक रूप दिया था और उसे लौकिक दशाओं से निरपेक्ष ठहराया था। दूसरे हीगल ने व्यक्तिवाद को जैकोबिनवाद समीकृत किया था। जैकोबिनवाद फ्रांस की क्रांति के आतंकवाद, नास्तिकता और हिंसा का प्रतीक था।
हीगल इस प्रकार के व्यक्तिवाद को दार्शनिक बुद्धिवाद का परिणाम मानता था। उसके विचार से इन दोनों प्रकारों में समान भ्रांति यह थी कि उन्होंने मनुष्य को संगठित समाज राज्य से अलग करके देखा था। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि व्यक्ति की समाज में एक स्थिति होती है, उसे अपने कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और कुछ भूमिका निभानी पड़ती है। यदि हम व्यक्ति पर एकाकी दृष्टि से विचार करें तो वह एक पशु मात्र है। उसके एकमात्र नियम अपनी चंचल प्रवृत्तियां, स्वार्थ भावनाएं और मन की तरंगे हैं। यदि हमें व्यक्ति को ठीक तरह से समझना है तो हमें उसे समाज और राज्य के एक सदस्य के रूप में देखना चाहिए। हीगल के अनुसार राष्ट्रीय राज्य आधुनिक सभ्यता की एक अनुपम सिद्धि है। उसने यह सीख लिया है कि उच्चतम सत्ता का नागरिकों की स्वतंत्रता के उच्चतम प्रकार और स्वरूप या रूप के साथ किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। फिलॉसफी ऑफ राइट्स में हीगल ने लिखा है, आधुनिक राज्य का तत्व यह है कि वह अंशों की सत्ता का अंश की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का एक विशेष गुण है। स्वतंत्रता को छोड़ने का अर्थ मानवता का परित्याग करना है। अतः स्वतंत्र न होना मनुष्य द्वारा अपने मानवीय अधिकारों तथा कर्तव्यों का परित्याग करना है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता को एक सामाजिक व्यापार समझना चाहिए। वह उस सामाजिक व्यवस्था की एक विशेषता है जो समुदाय के नैतिक विकास के आधार पर उत्पन्न होती है। वह व्यक्तिगत प्रतिभा की चीज नहीं है। वह तो एक प्रकार की स्थिति है जो व्यक्ति को समुदाय की नैतिक और वैधानिक संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। फलतः उसे स्वेच्छा अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति नहीं माना जा सकता है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत इच्छा और व्यक्तिगत क्षमता को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन में लगा देने में है। इसी बात को F.H. ब्रैडले ने मेरा पद और उसके कर्तव्य सूत्र में व्यक्त किया था। ये बातें ही इच्छा को नैतिक मूल्य देती है। स्वतंत्रता अथवा सुख के किसी दावे का नैतिक दृष्टि से उस समय तक समर्थन नहीं किया जा सकता जब तक वह सामाजिक हित के किसी न किसी पहलू को पुष्ट न करता हो और सामान्य इच्छा द्वारा समर्थित न हो। व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं वे हैं जो समाज में उसके पद द्वारा आरोपित कर्तव्य से साम्य रखती है। व्यक्तिगत सुख दुख में भी कुछ न कुछ समाज का भाव निहित रहता है। जब हम सामाजिक दृष्टि से उपयोगी किसी कार्य को करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। हीगल का सदैव विश्वास था कि आत्मचेतना की भावना सदैव ही दुखदायी होती है। वह निराशा और निसफलता को प्रकट करती है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु की भांति हीगल का भी स्वतंत्र नागरिकता विषयक सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों पर नहीं बल्कि सामाजिक कार्य पर आधारित था। आधुनिक राज्य में व्यक्ति राज्य की सेवा करके उच्चतम आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म इच्छा की नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ या स्थान पर राज्य में नागरिकता की वास्तविक स्वतंत्रता स्थापित होती है।
हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा व्यक्तिक न होकर सामाजिक नीति शास्त्र पर आधारित है। हीगल ने इसे भी राज्य की धारणा की ही भांति आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है। उसके मत से स्वतंत्रता का अभिप्राय ऐसी इच्छा है जो कि विवेकपूर्ण है, अर्थात जिसे देवात्मा चाहती है, चूँकि राज्य देवात्मा की अभिव्यक्ति है। अतः जैसा राज्य चाहता है वैसा करने में ही स्वतंत्रता निहित है। हीगल के शब्दों में स्वतंत्रता विवेक के आदेश का पालन करने में है, परंतु एक व्यक्ति का विवेक सदा विश्वसनीय नहीं होता। कभी कभी वह तात्कालिक और अस्थायी कारणों से प्रभावित हो जाता है और किसी विशिष्ट हित की ओर झुका रहता है। राज्य के कानूनों द्वारा जो विवेक व्यक्त होता है उसमें यह दोष नहीं होते, वह सार्वभौम होता है, विशिष्ट नहीं। इस कारण सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है। चूँकि हीगल ने व्यक्तिगत इच्छा को चंचलता, भावनात्मकता अथवा धर्मात्मा के साथ समीकृत किया था, इसलिए उसके अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं है, अपितु राज्य की बुद्धि के अनुसार कार्य करना है। राज्य विश्वात्मा के विकास का चरम रूप है, अतः उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। हीगल के अनुसार विश्व का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति से भिन्न और कुछ नहीं है, और चूँकि विश्वात्मा स्वतंत्र है, यह स्वयं परिपूर्ण है, अतः उसकी पूर्ण आत्मपूर्णता ही स्वतंत्रता का मूल तत्व है। इसके विपरीत भौतिक जगत गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अधीन रहने के कारण स्वतंत्र नहीं है। वे विश्वात्मा का विकास ही स्वतंत्रता का विकास है, और मानव इतिहास स्वतंत्रता का इतिहास है। मानव इतिहास की इतिहास या इति राज्य में होती है, या इसी राज्य में होती है जिसमें विश्वात्मा अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति कर लेती है। अतः वह जो राज्य पूर्णता को प्राप्त हो चुका है वही वास्तव में स्वतंत्र राज्य है, और जो व्यक्ति एक पूर्णता प्राप्त राज्य के पूर्णता प्राप्त कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन करता है वही व्यक्ति वास्तव में पूर्ण स्वतंत्र है। हीगल के अनुसार राज्य समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। वह प्रत्येक व्यक्ति की स्व इच्छा के अनुकूल ही कार्य करता है। यहाँ तक कि जब चोर जेल की ओर ले जाया जाता है तो राज्य का यह कार्य उसकी सदिच्छा के अनुसार ही होता है। वह जेल जाने में अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति करता है, क्योंकि स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। हीगल के अनुसार राज्य के भय से यदि व्यक्ति कानूनों का पालन करता है तो वह स्वतंत्र नहीं है, प्रत्युत बाह्य शक्ति के अधीन है। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह अपनी इच्छा से राज्य के आदेशों का पालन करे। इस प्रकार हीगल ने राज्य को वस्तुगत तथा आत्मगत स्वतंत्रता कहा है। वह व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता तथा आदर्श इच्छा का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, वरन उन्हें सुरक्षित भी करता है। अतः राज्य और व्यक्ति के उद्देश्य समान है। राज्य की इच्छा में सदैव व्यक्ति की वास्तविक अथवा आदर्श इच्छा निहित रहती है, अतः दोनों में
किसी प्रकार का विरोध नहीं है। वह कभी राज्य की इच्छा और व्यक्ति की इच्छा में विरोध दिखाई देता है, तब वास्तव में वह विरोध दोनों ही वास्तविक इच्छाओं से नहीं होता। व्यक्ति की स्वार्थपरता तथा अपूर्णता के कारण हमें दोनों में विरोध प्रतीत होता है। हीगल यद्यपि व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक था, फिर भी उसकी दृष्टि में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग राज्य में रहकर तथा उसके नियमों का पालन करके ही कर सकता है। उसके अनुसार राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है। अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य करने को हीगल स्वतंत्रता नहीं मानता। वस्तुतः हीगल का उद्देश्य फ्रांसीसी राज्य क्रांति की भूलों को सुधारना था, जिसमें उसके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया था। प्रारंभ से ही हीगल इस बात के लिए जागरूक था कि अत्यधिक व्यक्तिवाद जर्मनी के राष्ट्रीय चरित्र का सबसे बड़ा दुर्गुण था। वह यह कहा करता था कि यद्यपि जर्मनी के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित करने के लिए लालायित है, पर वे भूलते हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना से पूर्व किस प्रकार उसके लिए सर्वप्रथम एक संगठित राष्ट्र के रूप में कार्य करना है। जब तक जर्मनी के लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उत्सर्ग करके एक संगठित राष्ट्र के रूप में कार्य करना आरंभ नहीं करते, तब तक उनकी स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र की कल्पना निर्मूल है। अतः हीगल के अनुसार नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संगठित रूप से कार्य करना सीखें तथा सामाजिक नियमों का विधिवत पालन करें। व्यक्तिगत इच्छा केवल भावनात्मक उद्दंडता ही है, वह बनावटी भी है। इसलिए व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य राज्य के आदेशों का पालन करना है। हीगल और कांट की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं में अंतर। वार्कर का कथन है कि कांट की स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक, सीमित और आत्मगत बताते हुए हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिक विधेयात्मक और तथ्य प्रधान परिभाषा प्रस्तुत की है तथा राज्य के सिद्धांत का कम व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हीगल कांट की स्वतंत्रता की धारणा को नकारात्मक कहता था। हीगल के अनुसार कांट व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता। वह स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रधान रूप से कई प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करने पर उसकी गतिविधि, विचारों की अभिव्यक्ति आदि पर नियंत्रण न लगाने से लेता था, जबकि हीगल स्वतंत्रता को नकारात्मक बंधनों का अभाव न मानकर विधेयात्मक अर्थात राज्य के कानूनों का पालन करना मानता था। हीगल कांट की स्वतंत्रता की धारणा को व्यक्तिवादी एवं सीमित मानता है। कांट का स्वतंत्रता का विचार व्यक्ति तक ही सीमित था। कांट की स्वतंत्रता व्यक्ति के सामाजिक संबंधों पर कोई ध्यान नहीं देती। कांट व्यक्ति को साध्य मानता है और उसके सामाजिक दायित्वों को गौण मानता है, जबकि हीगल का मानना है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति समाज के नैतिक जीवन में भाग लेने से ही संभव है। स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति के इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं है, अपितु राज्य की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। इस प्रकार हीगल का स्वतंत्रता संबंधी विचार व्यक्ति तक ही सीमित न होने के आत्मगत नहीं था। इसी प्रकार कांट का विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है, इसलिए सीमित
लिमिटेड है, जबकि हीगल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता का दृष्टिकोण राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की व्याख्या करता है, इसलिए अधिक व्यापक है। संक्षेप में कांट का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के चारों ओर घूमता है, व्यक्ति को साध्य मानता है, इसलिए हीगल उसे नकारात्मक, सीमित और आत्मगत कहकर आलोचना करता है। दूसरी तरफ हीगल का दृष्टिकोण राज्य और समाज की दृष्टि से स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है, इसलिए वह इसे अधिक व्यापक, सकारात्मक और वस्तुगत मानता है। हीगल के अनुसार व्यक्ति स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से नियंत्रित होता है और सामाजिक प्रेरणाओं से वंचित रहता है। चूँकि राज्य नैतिक प्रयोजनों की साक्षात मूर्ति है, इसलिए व्यक्ति नैतिक गरिमा और स्वतंत्रता केवल उसी समय प्राप्त करता है जबकि वह अपने को राज्य की सेवा में लगा देता है, वस्तुनिष्ठ आत्मा के क्षेत्र में। स्वतंत्रता पहली बार यथार्थ का विद्यमान सत्व का रूप ग्रहण करती है। आत्मा अपनी आत्मनिष्ठता से निकलकर अपनी स्वतंत्रता की बाह्यार्थता का ज्ञान तथा वास्तविकरण करती है, यानी आत्मा की वस्तुनिष्ठता बाकायदा स्थापित हो जाती है। हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज हीगल नागरिक समाज और राजनीतिक राज्य में भेद करते हैं। इस प्रश्न पर उनके विचार अपनी सारी मौलिकता के बावजूद पूर्ववर्ती संकल्पनाओं से प्रभावित है। समाज के मुकाबले राज्य की प्रमुखता और उसके या उनके सहसंबंधों के स्वरूप विषय के हीगलीय मान्यता पर प्लेटो और अरस्तु की इस प्रस्तावना की छाप है कि राज्य व्यक्ति से पहले आता है, ठीक वैसे ही कि जैसे समशिष्ट अंश से पहले आती है। हीगल इन प्लेटोवी और अरस्तुई अवधारणाओं का रूसो की इस अवधारणा से समन्वय करते हैं कि राज्य का मूल तत्व इच्छा है। हीगल के अनुसार राज्य में निहित समान इच्छा एक ऐसी नैतिक समष्टि है जो अपने सभी अंगों, व्यक्ति, परिवार तथा समाज की तुलना में सर्वोपरि है। हीगल ने नागरिक समाज को विशेष जीवनीय संबंधों का विशिष्ट क्षेत्र बताया और उनकी यह मान्यता उस युग के एडम स्मिथ, डी रिकार्डो जैसे बुजुर्ग राजनीतिक अर्थशास्त्रियों के विचारों से प्रभावित थी। नागरिक समाज से हीगल का आशय बुजुर्ग समाज से था। वह लिखते हैं, प्रसंगत नागरिक समाज आधुनिक विश्व में ही साकार बन पाया है, क्योंकि केवल आधुनिक विश्व ही प्रत्यय की हर परिभाषा को उसका उचित अर्थ प्रदान करता है। नागरिक समाज अलग अलग व्यक्तियों के विशेष निजी हितों तथा उद्देश्यों की पूर्ति का क्षेत्र है। अधिकार के बोध के विकास की दृष्टि से यह एक आवश्यक चरण है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट और सामान्य का परस्पर संबंध और परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में वास्तविकता स्वतंत्रता अभी अप्राप्य रहती है, क्योंकि निजी हितों के टकरावों की शक्ति पर सामान्य की आवश्यकता सत्ता का विवेक पर आधारित अंकुश नहीं अपितु संयोगिक अंकुश रहता है। वह लिखते हैं, इन विलोम और उनके अंतःगुरम्फन से हमारे सामने नागरिक समाज का जो चित्र
उपस्थित होता है वह उतना ही असामान्य, विलासिता तथा अतिरेक से परिपूर्ण है जितना कि दरिद्रता और शारीरिक तथा नैतिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वव्यापी भ्रष्टता से परिपूर्ण है। हीगल नागरिक समाज को विरोधी हितों द्वारा संघर्षपूर्ण समाज के रूप में, सबके विरुद्ध सबके युद्ध के रूप में चित्रित करते हैं। उनके अनुसार नागरिक समाज के लक्षण, आवश्यकताओं का तंत्र, न्याय प्रशासन, पुलिस और निगम। नागरिक समाज की संरचना में हीगल 3 श्रेणियों का उल्लेख करते हैं। बुनियादी, भूमिधर, कुलीन, वर्गीय तथा किसान, औद्योगिक, कारखानेदार, व्यापारी और शिल्पी तथा सामान्य कर्मचारी वर्ग। सामाजिक आर्थिक प्रश्नों की चर्चा करते हुए हीगल स्वीकार करते हैं कि नागरिक समाज कितना भी समृद्ध क्यों न हो, वह अत्यधिक गरीबी से और कंगालों के पैदा होने से लड़ने की अवस्था में नहीं होता। हीगल का विश्लेषण दिखाता है कि नागरिक समाज मात्र अपनी आंतरिक क्षमताओं के आधार पर ही गरीबी की समस्या को हल नहीं कर सकता और गरीबी की द्वंद्वात्मकता उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेशीकरण के रूप में नई क्षमताएं खोजने को बाध्य करती है। उपनिवेशीकरण के आधुनिक रूपों के प्रति जिनका अंत पिछड़े हुए देशों और जातियों को गुलाम बनाने में होता है। हीगल का रवैया बुनियादी तौर पर नकारात्मक है। वह दिखते हैं उपनिवेशों की मुक्ति उपनिवेश स्वामी के लिए ठीक वैसे ही बहुत बड़ा वरदान है जैसे दासों की मुक्ति उसके मालिकों के लिए बहुत बड़ा वरदान होती है। नागरिक समाज के ही प्रसंग में हीगल सकारात्मक विधि, न्याय प्रशासन और पुलिस कार्य का भी विवेचन करते हैं। यद्यपि अधिकार के बोध के मूर्तिकरण की दृष्टि से इस विषय को अधिकार के दर्शन के उस भाग में उठाया जाना चाहिए था जहां राज्य की चर्चा की गई है। हीगल ने इसका जो कारण बताया है उसका प्रत्यक्ष सामाजिक राजनीतिक महत्व है। हीगल यह मानकर चलते हैं कि संपत्ति का वास्तविक कार्य क्षेत्र नागरिक समाज है। संपत्ति की शक्ति की पुष्टि कानून, न्याय व्यवस्था और पुलिस द्वारा उसकी रक्षा में ही होनी चाहिए। इन संस्थाओं का उद्देश्य निजी हितों के जंगल में समाज के सामान्य हितों की रक्षा करना है। हीगल कानूनों की सार्वजनिक घोषणा, सार्वजनिक विधि कार्यवाही और जूरी न्यायालय की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वह सर्वव्यापी पुलिस राज की संकल्पना की आलोचना करते हैं, किंतु निजी मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप की क्या सीमाएं होनी चाहिए इस बारे में स्पष्टतः कुछ नहीं बताते। हीगल के दर्शन के अनुसार कानून, न्यायालय और पुलिस द्वारा नागरिक समाज में परिरक्षित सर्वोच्च हितों का प्रश्न हमें नागरिक समाज से राज के क्षेत्र में ले आता है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज के विकास के लिए राज्य का उसकी बुनियाद के तौर पर मौजूद होना आवश्यक है, किंतु राज्य के बोध का वैज्ञानिक प्रमाण यही है कि बोध की अंतर्वर्ती गति में परिवार और नागरिक समाज के विकास में राज्य को उनकी समन्वयकारी एकता के रूप में हासिल कर लिया जाए, जो यद्यपि परिणाम के तौर पर सामने आता है किंतु वास्तव में उनकी वास्तविक बुनियाद ही होता है। हीगल लिखते हैं, इसलिए वास्तव में राज्य सर्वोपरि है और उसकी सीमाओं के भीतर ही परिवार बढ़कर
नागरिक समाज बनता है और स्वयं राज्य का प्रत्यय भी अपने को इन दो पहलुओं में विभाजित करता है। संक्षेप में नागरिक समाज का हीगल का विश्लेषण काफ़ी गर्भित है। उसका राज्य सिद्धांत राज्य तथा नागरिक समाज के संबंधों के विशिष्ट स्वरूप पर आधारित था। यह संबंध विरोध का भी है और पारस्परिक निर्भरता का भी। हीगल के विचार से राज्य कोई ऐसी उपयोगितावादी संस्था नहीं है जो सार्वजनिक सेवाओं, विधि के प्रशासन, पुलिस कर्तव्य के पालन और औद्योगिक तथा आर्थिक हितों के सामंजस्य में लगी हो। ये सारे कार्य नागरिक समाज के हैं। राज्य आवश्यकता अनुसार उनका निर्देशन और विनियमन कर सकता है, लेकिन वह खुद इन कार्यों को नहीं करता। नागरिक समाज बुद्धिमत्तापूर्ण पर्यवेक्षण और नैतिक महत्व के लिए राज्य के ऊपर निर्भर रहता है। यद्यपि नागरिक समाज और राज्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, फिर भी एक दूसरे से अलग अलग है। राज्य साधन नहीं है बल्कि साध्य है। वह विकास में विवेकयुक्त आदर्श को और सभ्यता में आध्यात्मिक तत्व को प्रकट करता है। इस दृष्टि से वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नागरिक समाज का प्रयोग करता है। हीगल की संकल्पना के तर्क के अनुसार समाज और राज्य के बीच चेतना और विवेक जैसा संबंध है। समाज चेतना का राज्य है और वास्तविक राज्य विवेक युक्त होता है। इसलिए दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से हीगल समाज को एक पक्ष अथवा ऐसी चीज कहते हैं जो राज्य में विलीन हो जाती है। हीगल शासन का सिद्धांत। हीगल के मतानुसार राज्य का प्रकटीकरण 3 रूपों में होता है: संविधान, अंतर्राष्ट्रीयता संबंध तथा विश्व इतिहास। संविधान के अंतर्गत उसने 3 प्रकार की सत्ताएं बतलाई: विधायिका, कार्यपालिका और राजा। अपने पूर्ववर्ती लॉक और मॉन्टेस्क्यू की भांति हीगल भी सत्ताओं के पृथक्करण की संकल्पना को एक राजनीतिक आदर्श के रूप में संवैधानिक राजतंत्र का औचित्य सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किंतु लॉक और मॉन्टेस्क्यू से मतभेद दिखाते और फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में सत्ताओं के पृथक्करण के विचार को जिस ढंग से इस्तेमाल किया गया था उसकी आलोचना करते हुए हीगल सत्ताओं की स्वायत्तता और उनके परस्पर नियंत्रण की अवधारणाओं को भ्रामक बताते हैं। क्योंकि उसमें इन सत्ताओं के बीच परस्पर द्वेष, परस्पर अविश्वास और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने की कल्पना की गई है। हीगल विभिन्न सत्ताओं के बीच जीवंत अटूट एकता का समर्थन करते हैं, न कि उनके बीच संतुलन बनाए रखने का। ऐसी एकता को वह उनकी आदर्श स्थिति कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि सभी सत्ताएं एक समग्र की शक्ति से निःसृत होती है और उसके चलायमान अंग है। हीगल के अनुसार राज्य की आंतरिक संप्रभुता का सार समग्र की प्रधानता में और विभिन्न सत्ताओं की राज्य की एकता पर निर्भरता तथा अधीनता में ही निहित है। हीगल जन संप्रभुता के जनवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उसके स्थान पर वंशागत संवैधानिक राजा की संप्रभुता का विचार रखते हैं। सम्राट का होना वह राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में सम्राट के अभाव में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। हीगल का विश्वास था कि राज्य के सभी कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। राज्य तथा प्रशासन में एकता बनाए रखने के लिए वह बहुत अनिवार्य है। अतः वह सम्राट को राज्य की एकता का मूर्तिमान
क्योंकि के बीच परस्पर द्वेष, परस्पर अविश्वास और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने की कल्पना की गई है। हीगल विभिन्न सत्ताओं के बीच जीवंत अटूट एकता का समर्थन करते हैं, न कि उनके बीच संतुलन बनाए रखने का। ऐसी एकता को वह उनकी आदर्श स्थिति कहते हैं। उनका अटूट एकता का समर्थन करते हैं, न कि उनके बीच संतुलन बनाए रखने का। ऐसी एकता को वह उनकी आदर्श स्थिति कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि सभी सत्ताएं एक समग्र की शक्ति से निःसृत होती है और उसके चलायमान अंग है। हीगल के अनुसार राज्य की आंतरिक संप्रभुता का सार समग्र की प्रधानता में और विभिन्न सत्ताओं की राज्य की एकता पर निर्भरता तथा अधीनता में ही निहित है। हीगल जन संप्रभुता के जनवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उसके स्थान पर वंशागत संवैधानिक राजा की संप्रभुता का विचार रखते हैं। सम्राट का होना वह राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में सम्राट के अभाव में एकता स्थापित नहीं की जा सकती है। हीगल का विश्वास था कि राज्य के सभी कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। राज्य तथा प्रशासन में एकता बनाए रखने के लिए वह बहुत अनिवार्य है। अतः वह सम्राट को राज्य की एकता का मूर्तिमान रूप मानता था। हीगल का कहना था कि वह व्यक्ति वंशानुगत सम्राट ही होना चाहिए, निर्वाचित राष्ट्रपति आदि नहीं। सम्राट की समर्थता के रूप को स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि सुव्यवस्थित राजतंत्र में शासन का सारा वस्तुनिष्ठ पक्ष कानूनों से निर्देशित होता है और सम्राट के लिए इसमें अपना आत्मनिष्ठ मैं चाहता हूँ जोड़ना ही शेष रह जाता है। कार्यपालक सत्ता को परिभाषित करते हुए हीगल कहते हैं कि यह विशेष क्षेत्रों में अलग अलग मामलों को एक सामान्य सूत्र में पिरोने वाली सत्ता है। इस सत्ता का, जिसमें हीगल पुलिस और न्याय प्रशासन को भी सम्मिलित करते हैं, कार्य सम्राट के निर्णयों को क्रियान्वित करना, प्रचलित कानूनों पर अमल करवाना और विद्यमान संस्थाओं को बनाए रखना है। हीगल सरकार के सदस्यों और राज कर्मचारी वर्ग को समाज के मध्यम तबके का, जिसमें राज की चेतना तथा शिक्षा का स्तर सर्वाधिक ऊंचा होता है, मनुष्य होता है सर्वाधिक ऊंचा होता है, मुख्य संगठक अंग मानते हैं। राज कर्मचारियों के समुदाय की प्रशंसा करते हुए हीगल उसे वैधता तथा बौद्धिकता के मामले में राज का मुख्य अवलंब करते हैं। हीगल के अनुसार विधायी सत्ता वह है जो सर्वसामान्य का निर्माण तथा स्थापना करती है। विधायी सत्ता द्वारा राज्य व्यवस्था में मूलगामी परिवर्तन किए जाने का विरोध करते हुए हीगल कहते हैं कि विद्यमान व्यवस्था में सुधार शांतिपूर्वक, क्रमशः, प्रत्येक तरीके से और स्वयं इस व्यवस्था की प्रकृति के अनुसार किए जाने चाहिए।
विधायी सत्ता में उसके अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लोगों के अलावा अंतिम निर्णय का अधिकार रखने वाले राजा और मात्र विचार विमर्श में भाग लेने वाली कार्यपालक सत्ता का भी स्थान होना चाहिए। हीगल विधायिका में 2 सदनों की व्यवस्था करते हैं। अभिजात सदन की सदस्यता वंशानुगत और ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रतिनिधि सदन नागरिक समाज के शेष भाग से बनता है और प्रतिनिधि निगमों, गिल्डों, समुदायों आदि द्वारा अपने लिए निर्धारित संख्या के हिसाब से न कि व्यक्तिगत मतदान के जरिए चुने जाते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं चयन होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हीगल वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करता था। उसके अनुसार विधानमंडल में संगठित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, असंगठित व्यक्तियों का नहीं। सर्वसाधारण की राय का आदर किया जाना चाहिए, पर सर्वसाधारण में प्रशासन की क्षमता नहीं होती। अतः जनता को शासन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शासन का प्रबंधन तो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है। हीगल का कथन था कि जिसने लोकमत से घृणा करना नहीं सीखा है वह कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। जिसने लोकमत से घृणा करना नहीं सीखा है वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। हीगल विधायिका में बहसों की गोपनीयता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना स्वतंत्रता के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं, किंतु इसके द्वारा ही वह कहते हैं कि जनमत में सर्वाधिक मामलों के बारे में अपना मत व्यक्त करने की आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता विधानमंडल की बहसों की परकता के विपरीत विशृंखल, स्वतः स्फूर्त और संयोगिक होती है। कुछ मिलाकर हीगल ने संवैधानिक राजतंत्र के अपने राजनीतिक आदर्श को जिस ढंग से पेश किया उसमें उनके समकालीन जर्मनी में विद्यमान अर्धसामंती व्यवस्था को ऊपर से समय समय शांतिपूर्ण सुधार लाकर बुजुर्गा व्यवस्था में बदलने की गुंजाइश रखी गई थी। हीगल के युद्ध संबंधी विचार। हीगल के अनुसार संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च तत्व है। राज्यों का एक दूसरे के साथ आत्मनिर्भर, स्वायत्त और स्वतंत्र व्यक्तियों जैसा संबंध होता है। राज्य की संप्रभुता समस्त व्यक्तियों तथा संगठनों पर लागू होती है। संप्रभुता का प्रश्न एक स्वतंत्र तथा नैतिक समष्टि के रूप में राज्य की वास्तविकता प्रश्न भी है। हीगल के मत में यही युद्ध के जिसे निरपेक्ष बुराई और मात्र वह संयोग नहीं समझना चाहिए, नैतिक पक्ष के जन्म देता है। राज्य को हीगल सामाजिक विकास का चरमोत्कर्ष मानता था, अतः उसकी शक्ति असीमित होती है। जिस प्रकार उसके ऊपर कोई आंतरिक बंधन नहीं होते, उसी प्रकार वह बाह्य बंधनों से भी मुक्त होता है। उसकी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों अथवा संधियों से सीमित नहीं किया जा सकता है। राज्यों के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय या सार्वभौमिक सत्ता न होने के कारण उनके पारस्परिक झगड़े अंततोगत्वा युद्ध द्वारा ही तय किए जाते हैं। हीगल के अनुसार राष्ट्र राज्य का आवश्यक सिद्धांत युद्ध ही है। हीगल के अनुसार इतिहास में विश्वात्मा अपने को नाना रूपों में प्रकट करती है। प्रत्येक युग में विश्वात्मा का असली रूप शक्तिशाली राज्य के रूप में अवतरित होता है। युद्ध में ही विश्वात्मा यह निर्णय करती है कि कौन सा राज्य
उसकी आत्मा का सच्चा मूर्त रूप है और उसी राज को विश्वात्मा विजय प्रदान करती है। हीगल के अनुसार विभिन्न संप्रभु इच्छाओं के टकराव में और उनके परस्पर संबंधों की द्वंद्वात्मकता के जरिए सार्वभौम विश्वात्मा काम करती है जो सभी राज्यों से भी ऊंची है। हीगल के अनुसार युद्ध के अनेक सुपरिणाम निकलते हैं जो लाभदायक होते हैं। वह मानता है कि युद्ध व्यक्ति के स्वार्थी अहम का नाश करता है और इस प्रकार मानव जाति को पतन के मार्ग से बचाकर क्रियाशील करता है। उसके अनुसार युद्ध स्वयमेव एक नैतिक कार्य है। शांति भ्रष्टाचार फैलाती है और अनंत भ्रष्टाचार फैलाएगी। युद्ध वह स्थिति है जो लौकिक स्वार्थों और स्वाभिमान को ऊंचा उठाती है। युद्ध का महत्व यह भी है कि इसके द्वारा जनता का नैतिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार वायु का चलना समुद्र को शांत वातावरण से उत्पन्न होने वाली गंदगी से बचना है, ठीक उसी प्रकार गतिहीन अनंत शांति से राष्ट्रों में भ्रष्टाचार फैलता है। हीगल के अनुसार सफल युद्धों ने नागरिक विद्रोह को रोककर राज्यों की आंतरिक शक्ति को संगठित और बलशाली बनाया है। युद्ध मनुष्यों में विभिन्न सद्गुणों जैसे साहस, देशभक्ति, एकता, शूरवीरता, बलिदान आदि का विकास करता है। बंदूक और बारूद सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कार थे। युद्ध द्वारा हीगल जर्मन राज्य का उत्कर्ष देखना चाहता था क्योंकि तत्कालीन जर्मन व्यवस्था को वह सर्वोत्कृष्ट एवं आदर्श मानता था। उसके विश्वात्मा की प्रगति का इतिहास संप्रभु राज्यों के विकास का इतिहास है। इसके अनुसार हीगल विश्व इतिहास को 4 ऐतिहासिक राज्यों में विभाजित करते हैं: प्राच्य यूनानी, रोमन और जर्मन। इससे संबद्ध राजपद्धतियाँ क्रमशः इस प्रकार है: प्राच्य धर्मशास्त्र, धर्मतंत्र, एक स्वतंत्रता, जनतंत्र तथा अभिजात तंत्र, कुछ की स्वतंत्रता और संवैधानिक राजतंत्र, सबकी स्वतंत्रता। हीगल लिखते हैं, पूर्व एक ही की स्वतंत्रता जनता था और जनता है। यूनानी और रोमन विश्व कुछ की स्वतंत्रता जानता है और जर्मन विश्व जानता है कि सभी स्वतंत्र है। अतः जर्मन राज्य के विकास हेतु जिसे वह विश्वात्मा का चरमोत्कर्ष मानता था, वह व्यक्ति स्वतंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बलि देने के लिए तैयार था। हीगल के शब्दों में विश्व आत्मा के विकास के चरण का संवाहक होने के उसके इस परमाधिकार के सामने वर्तमान काल में राज्य अन्य सभी राष्ट्रों की आत्माएं अधिकारहीन है और जिनका युग गुजर चुका है, उनकी भांति ये राष्ट्र भी विश्व इतिहास में अब कोई मायने नहीं रखती। फिर बोल रखते हीगल और कांट के राजनीतिक विचारों की तुलना। कांट और हीगल दोनों जर्मन विचारक हैं और दोनों की विचारधाराओं में कई समानताएं या साम्यताएं हैं। कांट और फिक्टे के प्रभाव में हीगल ने अंग्रेजी विचारधारा की इंद्रियों से प्राप्त संवेदना तथा परीक्षण द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है का खंडन किया। इन दोनों दार्शनिकों की भांति हीगल का भी
विश्वास था कि अंतिम सत्य तथा इस विश्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण केवल दार्शनिक चिंतन द्वारा ही किया जा सकता है। दोनों आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित महान दार्शनिक है, किंतु दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर है। हीगल के विचारों पर कांट का प्रभाव है, किंतु वह कांटवादी नहीं है। बार्कर के शब्दों में कांट के विरुद्ध हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिक विधेयात्मक और तथ्य प्रधान परिभाषा प्रस्तुत की है और राज्य की कम व्यक्तिवादी धारणा व्यक्त की है। कांट में एक प्रकार का द्वैतवाद है। उसने केवल दृश्य जगत की वस्तुओं को ही बुद्धिमय माना था। उसके अनुसार इस जगत के मूल में जो सत्य है वह बुद्धिमय नहीं है, उसका आभास हमें व्यवहारिक बुद्धि द्वारा ही होता है। हीगल ने इस विचारधारा का खंडन किया। उसके अनुसार यदि मूल वस्तु अज्ञात है तो उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है तथा उसका आभास हो ही कैसे सकता है। साथ ही यह कहना कि कोई वस्तु अज्ञात है इस बात को सूचित करता है कि वह वस्तु पूर्ण अज्ञात नहीं है, अन्यथा यह कहा ही नहीं जा सकता कि वह वस्तु अज्ञात है। हीगल ने इस तर्क द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सभी कुछ बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। संक्षेप में हीगल अद्वैतवादी था। वह जड़ जगत की पृथक सत्ता नहीं मानता, वह जड़ चेतन सभी वस्तुओं को विश्वात्मा का रूप मानता है। दोनों की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न है। कांट ने विश्लेषणात्मक तथा निगमनात्मक पद्धति द्वारा ज्ञान पर बल दिया था, जबकि हीगल ने ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक पद्धति का सहारा लिया। कांट आदर्शवादी होते हुए भी व्यक्तिवादी विचारक है। वह व्यक्ति को स्वशासित इकाई मानता है और वह नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करके ही सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। अतः कांट व्यक्ति को राज्य के अधीन न बनाकर राज्य की सदस्य को अनिवार्य नहीं मानता। दूसरी तरफ हीगल राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। उसने व्यक्ति के हितों और अधिकारों को राज्य के लिए बलिदान कर दिया है। कांट राज्य की उत्पत्ति का कारण सामाजिक अनुबंध मानता है। इसके विपरीत हीगल राज्य की उत्पत्ति का कारण सार्वजनिक अनुबंध न मानकर राज्य को विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति से होने वाला चरम विकास मानता है। कांट के अनुसार राज्य में 3 सत्ताएं हैं: विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्वतंत्रता के लिए वह विधानमंडल और कार्यपालिका के पृथक्करण का समर्थक था। इसके विपरीत हीगल के अनुसार राज्य में 3 सत्ताएं विधायिका, कार्यपालिका और सम्राट होता है और वह उनकी एकता बनाए रखना चाहता है। उसके अनुसार तीनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक तथा एक महान समष्टि के विभिन्न अंग है। उसने तीनों में सम्राट को विशिष्ट महत्व दिया, जो विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक बनाता है। कांट के अनुसार सच्चे अर्थों में वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो नैतिक रूप में स्वाधीन है। उसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की इच्छा का अधिकार है, जिसे आत्मरूपित आदेशात्मक कर्तव्य भी कहा जा सकता है। इसके विपरीत हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य की आज्ञा का पालन करना। कांट राज्य को सीमित कार्य सौंपता है। उसके अनुसार राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। दूसरी तरफ हीगल राज्य को पृथ्वी
पर ईश्वर का अवतार मानता है, अतः उसकी राज्य सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान है, उसके कार्यों का कोई अंत नहीं है। कांट विश्व शांति का जबरदस्त पोषक था। उसके अनुसार स्वतंत्र राज्यों का एक विशाल संघ निर्मित होना चाहिए जिनके बीच अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रयोग वांछित है। इसके विपरीत हीगल राष्ट्र के विकास के लिए युद्ध को अनिवार्य अवस्था मानता था। उसके अनुसार बंदूक और बारूद सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कार थे। वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक नहीं था। नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार हीगल और कांट दोनों आदर्शवादी विचारक हैं, किंतु दोनों में मौलिक अंतर है। वाहन के शब्दों में कांट ने अपना चिंतन व्यक्तिगत चेतना से आरंभ किया था, लेकिन हीगल ने बाह्य ज्ञान और संगठित संस्थाओं की दुनिया से। सेवाइन के अनुसार व्याख्यात्मक आलोचना कांट के दर्शन का मुख्य विचार है और हीगल की सफलता का केंद्र बिंदु है विकास। हीगल के दर्शन की आलोचना। सेवाइन के अनुसार हीगल का दर्शन बहुत अधिक जटिलताओं से युक्त है। आइवर ब्राउन के अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से हीगल के सिद्धांत का अर्थ है आध्यात्मिक दासता, दैहिक अधीनता, अनिवार्य सैनिक भर्ती, राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध और शांति काल में मनुष्यों द्वारा लेवियाथन दैत्य की उपासना और युद्ध काल में मोलोक की उपासना। मैक्सी का कथन है कि राज्यों का पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन बताने के उद्देश्य से शुरू होने वाला राजनीतिक हीगलवाद नास्तिक निरंकुशों या तनाशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त हुआ। वेपर के अनुसार हीगल सर्वाधिकारवादी सिद्धांतों को पिता है। शोपनहार जैसा आलोचक उसके दुरूह शब्द जाल को पागल व्यक्ति का प्रलाप कहता था। उदारवादी आर हाइम ने हीगल को पुनर्स्थापना का सरकारी दार्शनिक और उनके दर्शन को प्रसाई दर्शन की संज्ञा दी। अपनी बहुचर्चित पुस्तक हीगल और उसका काल 1857 में उन्होंने लिखा, मुझे तो लगता है कि सारे वास्तविक की विवेक पूर्णता विषय प्रसिद्ध उक्ति की तुलना में जिस अर्थ में वह हीगल की प्रस्तावना में मिलती है, उसकी तुलना में हॉब्स और फिल्मर ने हॉलमेट और स्टॉल ने जो कुछ भी कहा था वह सब एक अर्थ में कहीं अधिक स्वतंत्र सिद्धांत था। हीगल के राजनीतिक दर्शन की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। द्वंद्वात्मक पद्धति अस्पष्ट और सर्वथा अवैज्ञानिक। सेवाइन के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत विभिन्न पारिवारिक शब्दों का मनमाने ढंग से प्रयोग किया गया है। वह किसी भी प्रकार से कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। राज को ईश्वर का मूर्तिमान रूप समझना। हीगल के दर्शन में राज को ईश्वर का अवतार माना गया है जो गलती नहीं करता। इस संबंध में हॉबहाउस ने लिखा है कि हीगल का राज सिद्धांत राज्य को एक महांतर प्राणी एकात्मा तथा एक अति व्यक्ति सत्ता मानता है, जिसमें व्यक्ति, उनके अंतकरण, उनके दावे तथा अधिकार, उनका हर्ष, उनका दुख, ये सब केवल पराधीन तत्व है। व्यक्ति को साधन मानना। हीगल के अनुसार राज सर्वोपरि है और राज एवं
व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है। राज आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जंगलों या जगतों का केंद्र है। राज की सत्ता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पष्ट है कि हीगल का दर्शन राज्य को साध और व्यक्ति को साधन मानता है। वह व्यक्ति को राज्य का दास बना देता है, व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर देता है। राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादक हीगल ने राज्य को ईश्वर का अवतार मानकर राजा के दैवी अधिकारों का समर्थन किया। उसने राज्य की निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार व्यक्ति को सदैव राज्य की आज्ञाओं का आंख मूंद कर पालन करना चाहिए। जोर के अनुसार राज्य का निरपेक्ष सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु है, क्योंकि जब भी व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो इसके अनुसार राज्य अवश्य ही सही होना चाहिए। आलोचकों के अनुसार जर्मन निरंकुशता और बर्बरतावाद हीगल के दर्शन का ही एक परिणाम था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रतिकूल युद्ध का दर्शन। जोर के अनुसार हीगल के दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में वर्तमान राज्यों के सिद्धांत विहीन कार्यों को मान्यता मिल सकती है। वास्तव में हीगल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में विचार अराजकता की सीमा को छूते हैं। हीगल की विचारधारा का सहारा लेकर राज्य अपने अनैतिक एवं सिद्धांतहीन कार्यों को मान्यता मिलने का अनिवार्य परिणाम विश्व शांति और सहयोग का गला घोंट देना है। वह युद्ध को मानव सभ्यता के विकास एवं राज्य की सर्वशक्तिशालिता का परिचय देने के लिए परम उपयोगी साधन मानता है। युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा की शिक्षा देने वाला उसका यह सिद्धांत मृत्यु, विनाश एवं संहार की ओर ले जाने वाला है। स्वतंत्रता की महान अवधारणा को परतंत्रता में परिवर्तित कर देना। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के आदेशों का पालन। स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना नहीं है, अपितु राज्य की इच्छा अनुसार कार्य करना है। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के प्रतिकूल आदेशों को अपना कर्तव्य समझते हुए बिना किसी तर्क के पालन करना है। आलोचकों के अनुसार उसने स्वतंत्रता के सिद्धांत को मोड़कर उसे आज्ञाकारिता बना दिया है। उग्र राष्ट्रवाद का सिद्धांत। हीगल का दर्शन उग्र राष्ट्रवाद का दर्शन है, जिसकी चरम परिणति जर्मन राज्य एवं जर्मन नस्ल की सर्वोपरिता में होती है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर हीगल ने जर्मनी के सम्राट, सामंतों और विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग की जनता से पूजा कराई और जातीयता के गुण गा कर उसे और अधिक प्रोत्साहित किया। पूर्वाग्रह पर आधारित दर्शन। आलोचकों के अनुसार उसका दर्शन पूर्वाग्रहों पर आधारित है। उसकी विश्वात्मा के विकास एवं इतिहास की दार्शनिक व्याख्या को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके द्वारा वह जर्मनी के गौरव में अभिवृद्धि करना चाहता था। शक्ति के आदर्शीकरण का दर्शन। हीगल का दर्शन शक्ति के आदर्शीकरण का दर्शन था। इसमें शक्ति से पृथक अन्य किसी भी आदर्श के प्रति एक प्रकार की अवज्ञा का भाव था। इसमें शक्ति के आदर्श को एक प्रकार का नैतिक और न्याय मुक्त या न्याययुक्त आदर्श माना गया था। उसने राष्ट्र को एक ऐसे आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियंत्रण से परे था और जिसकी नैतिक दृष्टि से आलोचना नहीं हो सकती थी। अनुदारवादी दर्शन। अनुदारवादी दर्शन राजनीतिक
निष्कर्षों की दृष्टि से हीगल का राज सिद्धांत उदारता विरोधी था। उसमें स्वतंत्र के सत्तावाद को उदात्त रूप दे दिया गया था। इसमें राष्ट्रवाद ने राजवंशीय और सत्ता का रूप धारण कर लिया था। हीगल के दर्शन का सार था राजनीति को ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाए जो वंश तथा व्यवसाय के द्वारा शासन करने के योग्य है। वेपर के अनुसार उसने व्यक्ति को राज की वेदी पर बलि चढ़ा दिया। वार्कर के अनुसार हीगल ने राष्ट्र राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर तक पहुंचा दिया। एवेनस्टाइन के शब्दों में, यद्यपि हीगल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन बड़ी शब्दांबर पूर्ण दार्शनिक परिभाषाओं में किया है, किंतु उसमें फासीवाद के सभी तत्व मिलते हैं। वह मैकियावेली से भी आगे बढ़ गया। उसने शक्ति और नैतिकता को अभिन्न बन दिया। मैकगवर्न के अनुसार बिस्मार्क का शक्ति पर आधारित मानव क्रिया के उच्चतम लक्ष्य के रूप में राष्ट्र पर बल देना, उसका यह विश्वास कि राज्य केवल व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है अपितु एक सावयवी संपूर्ण है। उसके जनतंत्र के विरोध में एक अति शक्तिशाली राजतंत्र तथा नौकरशाही का पोषण आदि सब का मूल हीगल के चिंतन में निहित था। गैलेट के अनुसार हीगल के विचारों से फासीवाद के विकास और आक्रामक आदर्शों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। संक्षेप में 20वीं शताब्दी में इटली में फासीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद दोनों हीगल की विचारधारा से ही निःसृत हुए। इस अधिनायक तंत्रों के अंतर्गत राज्य की सत्ता को चरम सीमा पर पहुंचाकर व्यक्ति को पूर्णतः राज्य का दास बना दिया गया। फासीवाद सर्वाधिकारवादी राज्य हीगल की विचारधारा का सर्वसत्तावान राज्य माना जाता था, जिसे हीगल ने पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। राजनीति दर्शन के इतिहास में हीगल का योगदान एवं महत्व। हीगल के चिंतन को स्वच्छंद कल्पना कहकर तिरस्कृत कर देना बहुत आसान है, तथापि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में उसका अद्वितीय महत्व है। हीगल के विश्व का एक महानतम दार्शनिक समझा जाता है। उसके प्रशंसकों को आज भी यह विश्वास है कि दार्शनिक चिंतन में उसने अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया था। सेवाइन के शब्दों में, हीगल के राजनीतिक दर्शन में दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण थे। इनमें से एक तत्व तो द्वंद्वात्मक पत्ति का था। इसके द्वारा हीगल ने सामाजिक अध्ययनों में कुछ नवीन परिणाम निकाले। ये परिणाम ऐसे थे जो अन्यथा सामने नहीं आ सकते थे। दूसरा तत्व राष्ट्रीय राज्य का था। हीगल राष्ट्रीय राज्य को राजनीतिक शक्ति का सजीव प्रतीक मानता था। हीगल के बाद ये दोनों ही सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। हीगल के चिंतन में ये दोनों सिद्धांत अभिन्न थे। राजनीति दर्शन के इतिहास में हीगल का योगदान एवं महत्व इस प्रकार है। दर्शन एवं सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ना। हीगल के विचारों एवं सिद्धांतों ने दर्शन एवं यथार्थ में घनिष्ठ संबंध प्रस्तुत किया। सेवाइन के शब्दों में, बहुत कम राजनीतिक सिद्धांत ऐसे हुए हैं जिनका राजनीतिक यथार्थताओं से इतना घनिष्ठ संबंध रहा हो। हीगल के विचारधारा में नेपोलियन के युद्धों की समाप्ति के समय की जर्मनी की अवस्था का
फ्रांस के हाथों उनके कटु राष्ट्रीय अपमान का और जर्मन संस्कृति की महत्ता तथा एकता के अनुसार ही राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के लिए उनकी महत्वाकांक्षा का अच्छा चित्रण मिलता है। हीगल के चिंतन ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि यह महत्वाकांक्षा किस प्रकार कार्य रूप में परिणत होगी। उसने राज की कल्पना को एक विशिष्ट अर्थ दिया और इस संकल्पना को कुछ ऐसी धारणाओं से भर दिया जो फ्रांस तथा इंग्लैंड के राजनीतिक चिंतन में नहीं पाई जाती थी, लेकिन जिन्होंने इस संकल्पना को संपूर्ण 19वीं शताब्दी में जर्मनी के राजनीतिक और न्यायिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत बना दिया। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रस्फुटन। हीगल के दर्शन में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है। सेवाइन के शब्दों में हीगल का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था और उसके दर्शन में न केवल आधुनिक चिंतन पूरी तरह व्याप्त था, बल्कि वह आधुनिक चिंतन का समाकलन भी था और संसिद्धि भी। इस दृष्टि से उसका मुख्य विचार इतिहास भी दार्शनिक व्यवस्था का विचार था। यह एकता स्थापित करने वाला विचार था और हीगल ने उसका निरूपण इस तरह से किया था कि वह उस स्थान को ग्रहण कर सके जो 17वीं और 18वीं शताब्दियों में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को प्राप्त था। इसमें हीगल ने रूसो द्वारा अब असंबद्ध रीति से प्रतिपादित समान इच्छा के सिद्धांत को और वर्क द्वारा प्रतिपादित इतिहास के धार्मिक दृष्टिकोण को, जिसके अनुसार इतिहास दैवी चमत्कार है, संयुक्त किया। इन अस्पष्ट कल्पनाओं को हीगल ने तर्कशास्त्र की निश्चितता और यथार्थता प्रदान करने की कोशिश की। उसने द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में वैज्ञानिक खोज का एक ऐसा उपकरण तैयार करने की कोशिश की जो संसार में ईश्वर की यात्रा को प्रमाणित कर सके। उसने अपरिवर्तनशील प्राकृतिक विधि की व्यवस्था के स्थान पर इतिहास में निरपेक्ष के विवेक युक्त उद्घाटन को प्रतिष्ठित किया। द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक पद्धति विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए एक नवीन एवं मौलिक दार्शनिक उपकरण है। उसने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसके विरोधी रूप से उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। राष्ट्रीय राज्य का जनक। हीगल को राष्ट्रीय राज्य का जनक माना जाता है। राष्ट्रवाद को धर्म की भांति एक विश्वास तथा मत का रूप देने में हीगल के विचारों ने भारी योगदान किया है। मैक्सी के शब्दों में आधुनिक युग में पाए जाने वाले राष्ट्रीयता के श्रेष्ठतम सिद्धांतों का पोषण हीगल के विचारों से हुआ है। उसने अपनी रचनाओं में ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जिनसे न केवल जर्मनी में अपितु अन्य सभी देशों में राष्ट्रीयता को धर्म का रूप दिया जा सकता था। राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन। हीगल की दृष्टि का राज्य न तो व्यक्तिवादियों की विचारधारा का ऐसा मानव संगठन है जिसके अंग बिना पारस्परिक आंगिक एकता के एक समूह मात्र का निर्माण करते हो, और न ही वह कुछ तथाकथित प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षण के निर्मित मानवों की पारस्परिक संविदा के आधार पर कृत्रिम रूप से निर्मित एक यांत्रिक संरचना है। प्रत्युत हीगल राजनीतिक समाज को एक नैसर्गिक संवाद मानता है जिसके ऊपर व्यक्ति को पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार हीगल की विचारधारा में व्यक्ति के सामुदायिक जीवन की महत्ता को स्वीकार किया गया है। हीगल ने व्यक्तिवादी नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सामुदायिक विधेयात्मक स्वतंत्रता की धारणा को व्यक्त करके व्यक्ति एवं राज्य के मध्य
सावयविक संबंधों को दर्शाया है। सेवाइन के अनुसार हीगल के चिंतन के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत में जिन विविध प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनमें से 3 पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास की सीधी रेखा असंदिग्ध रूप से हीगल से मार्क्स और वाद के साम्यवादी सिद्धांत की थी। यहाँ द्वंद्वात्मक पत्ति जोड़ने वाली करी थी। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पत्ति को हीगल के दर्शन की युगांतकारी खोज कहा था। दूसरे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के आदर्शवादियों ने इंग्लैंड के उदारवाद का जो संबोधन किया था उसमें भी हीगल का चिंतन एक महत्वपूर्ण तत्व रहा था। अंत में इटली में फासिज्म ने अपने प्रारंभिक चरणों में हीगलवाद से दार्शनिक आधार ग्रहण किया। हीगल का चिंतन एक ऐसा बीज था जिसने आगे चलकर 19वीं शताब्दी में सामाजिक दर्शन के प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डाला। मेकग वर्ग या वर्ण के शब्दों में बिस्मार की शताब्दी के द्वार पर हीगल का जीवन विचार तथा कार्य खड़ा है। उसी तरह जैसे कि विचार कर्म से पहले आता है, यह कहना कदाचित अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि हीगल तथा उसके शिष्यों ने जो विचार अभिव्यक्त किए और जिस बात की मांग की उसी को बिस्मार्क ने क्रियान्वित किया। हीगल 1770 से 1831 एक महान द्वंद्ववादी विचारक थे जिनकी सृजनात्मक उपलब्धियां दार्शनिक और राजनीतिक विधिक चिंतन के समुचे इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनका नाम जर्मन आदर्शवादी परंपरा के मूल प्रवर्तकों में कांट के पश्चात लिया जाता है। उसके ग्रंथों में राजनीतिक आदर्शवाद अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 में हुआ था। उसके पिता टर्म वर्ग एक सरकारी पदाधिकारी थे। उसका पिता हीगल को धर्मशास्त्र का विद्वान बनाना चाहता था और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्यूबिंगन के धार्मिक विद्यालय में उसे भर्ती करवाया गया। हीगल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही प्राचीन यूनानी रोमन इतिहास तथा साहित्य में रुचि लेने लग गए थे। 1789 से 1802 में उन्होंने अपना काफ़ी समय राजनीति तथा विधि से संबंधित एक विशद ग्रंथ जर्मनी का संविधान की रचना को भी समर्पित किया, जो अधूरा ही रह गया और उनके जीवन काल में प्रकाशित न हो पाया। एना में बिताए गए वर्षों की एक अन्य रचना नैतिकता की पद्धति में हीगल नैतिकता को अमूर्त व्यक्ति, परिवार तथा आचार जैसे तत्वों का समन्वय बताते हैं। हीगल के 1805 से 1806 के व्याख्यानों का संग्रह येना का यथार्थ दर्शन उनकी दर्शन पद्धति का प्रथम आभास देता है। हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ है विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं, सतत गतिशीलता। अतः विश्वात्मा की इस स्वतः प्रेरित गतिशीलता को अभिव्यक्त करने वाली पद्धति को उसने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया है। उसने अपने समस्त दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि पर आधारित किया। सभ्यता के विकास क्रम को द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार समझते
समझाते हुए हीगल कहता है कि सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप होता है जो बाद में रूप में होता है। विकसित होने की प्रकृति के कारण धीरे धीरे यह विकसित होकर अपने में निहित अंतर्विरोधों के कारण अपने विपरीत रूप को जन्म देता है, जो उसके प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। विकास की प्रक्रिया बराबर जारी रहती है, अतः प्रारंभ में इन दोनों रूपों में संघर्ष होता है, जिससे अंततः उसमें समन्वय एवं संतुलन स्थापित होता है और वह संवाद के रूप में प्रकट होता है। यह संवादवाद और प्रतिवाद दोनों का समन्वित रूप होने के कारण इन दोनों के विकास की उच्च स्थिति का द्योतक होता है। लेकिन विकास की प्रक्रिया यहाँ आकर रुकती नहीं, वरन निरंतर जारी रहती है। हीगल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा व्यक्तिक न होकर सामाजिक नीतिशास्त्र पर आधारित है। हीगल ने इसे भी राज की धारणा की ही भांति आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार हीगल ने राज को वस्तुगत तथा आत्मगत स्वतंत्रता कहा है। वह व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता तथा आदर्श इच्छा का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, वरन उन्हें सुरक्षित भी करता है। अतः राज और व्यक्ति के उद्देश्य समान है। राज की इच्छा में सदैव व्यक्ति की वास्तविक अथवा आदर्श इच्छा निहित रहती है, अतः दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जब कभी राज की इच्छा और व्यक्ति की इच्छा में विरोध दिखाई देता है, तब वास्तव में वह विरोध दोनों ही वास्तविक इच्छाओं से नहीं होता। व्यक्ति की स्वार्थपरता तथा अपूर्णता के कारण हमें दोनों में विरोध प्रतीत होता है। राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है। अपनी इच्छानुसार कुछ भी कार्य करने को हीगल स्वतंत्रता नहीं मानता। हीगल के मतानुसार राज्य का प्रकटीकरण 3 रूपों में होता है: संविधान, अंतर्राष्ट्रीयता संबंध तथा विश्व इतिहास। संविधान के अंतर्गत उसने 3 प्रकार की सत्ताएं बतलाई: विधायिका, कार्यपालिका और राजा। अपने पूर्ववर्ती लोक और मॉन्टेस्क्यू की भांति हीगल भी सत्ताओं के पृथक्करण की संकल्पना को एक राजनीतिक आदर्श के रूप में संवैधानिक राजतंत्र का औचित्य सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किंतु लॉक और मॉन्टेस्क्यू से मतभेद दिखाते और फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में सत्ताओं के पृथक्करण के विचार को जिस ढंग से इस्तेमाल किया गया था, उसकी आलोचना करते हुए हीगल सत्ता के स्वायत्तता और उसके परस्पर निमंत्रण की अवधारणा को भ्रामक बताते हैं, क्योंकि उसमें इन सत्ताओं के बीच परस्पर द्वेष, परस्पर अविश्वास और एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने की कल्पना की गई है। हीगल जन संप्रभुता के जनवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उसके स्थान पर वंशागत संवैधानिक राजा की संप्रभुता का विचार रखते हैं। सम्राट का होना वह राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानता था, क्योंकि उसकी दृष्टि में सम्राट के अभाव में एकता स्थापित नहीं की जा सकती है। कार्यपालक सत्ता को परिभाषित करते हुए हीगल कहते हैं कि यह विशेष क्षेत्रों और अलग अलग मामलों को एक समान सूत्र में पिरोने वाली सत्ता है। इस सत्ता का, जिसमें हीगल पुलिस और न्याय प्रशासन को भी सम्मिलित करते हैं, कार्य सम्राट के नियमों या निर्णयों को क्रियान्वित करना, प्रचलित कानूनों पर अमल करवाना और विद्वान संस्थाओं को बनाए रखना है। राज कर्मचारियों के समुदाय की प्रशंसा करते हुए हीगल उसे वैधता तथा बौद्धिकता के मामले में राज का मुख्य अवलंब करते हैं। कांट में एक प्रकार का द्वैतवाद है। उसने केवल दृश्य जगत की वस्तुओं को ही बुद्धिमय माना था। उसके अनुसार इस जगत के मूल में जो सत्य है वह बुद्धिमय नहीं है, उसका आभास हमें व्यवहारिक बुद्धि द्वारा ही होता है। हीगल ने इस विचारधारा का खंडन किया।
उसके अनुसार यदि मूल वस्तु अज्ञात है तो उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है तथा उसका आभास हो ही कैसे सकता है। साथ ही यह कहना कि कोई वस्तु अज्ञात है इस बात को सूचित करता है कि वह वस्तु पूर्ण अज्ञात नहीं है, अन्यथा यह कहा ही नहीं जा सकता कि वह वस्तु अज्ञात है। हीगल ने इस तर्क द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सभी कुछ बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। संक्षेप में हीगल अद्वैतवादी था। वह जड़ जगत की पृथक सत्ता नहीं मानता। वह जड़ चेतन सभी वस्तुओं को विश्व आत्मा का रूप मानता है। दोनों की पद्धतियां विभिन्न या भिन्न भिन्न है। कांट ने विश्लेषणात्मक तथा निगमनात्मक पद्धति द्वारा ज्ञान पर बल दिया था, जबकि हीगल ने ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक पद्धति का सहारा लिया। सेवाइन के शब्दों में हीगल के राजनीतिक दर्शन में दो तत्व सबसे महत्वपूर्ण थे। इनमें से एक तत्व तो द्वंद्वात्मक पद्धति का था। इसके द्वारा हीगल ने सामाजिक अध्ययनों में कुछ नवीन परिणाम निकाले। ये परिणाम ऐसे थे जो अन्यथा सामने नहीं आ सकते थे। दूसरा तत्व राष्ट्रीय राज का था। हीगल राष्ट्रीय राज को राजनीतिक शक्ति का सजीव प्रतीक मानता था। हीगल के बाद ये दोनों ही सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। हीगल की विचारधारा में नेपोलियन के युद्धों की समाप्ति के समय की जर्मनी की अवस्था का फ्रांस के हाथों उसके कटु राष्ट्रीय अपमान का और जर्मन संस्कृति की महत्ता तथा एकता के अनुसार ही राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा का अच्छा चित्रण मिलता है। हीगल के दर्शन में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सकता है। सेवाइन के शब्दों में हीगल का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था और उसके दर्शन में न केवल आधुनिक चिंतन पूरी तरह व्याप्त था बल्कि वह आधुनिक चिंतन का समाकलन भी था और संसिद्धि भी। उसके द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में वैज्ञानिक खोज का एक ऐसा उदाहरण तैयार करने की कोशिश की जो संसार में ईश्वर की यात्रा को प्रमाणित कर सके। उसने अपरिवर्तनशील प्राकृतिक विधि की व्यवस्था के स्थान पर इतिहास में निरपेक्ष के विवेक युक्त उद्घाटन को प्रोत्साहित किया। हीगल द्वारा प्रस्तुत द्वंद्वात्मक पद्धति विश्व में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए एक नवीन एवं मौलिक दार्शनिक उपकरण है। उसने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसके विरोधी रूप से उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। हीगल को राष्ट्रीय राज्य का जनक माना जाता है। राष्ट्रवाद को धर्म की भांति एक विश्वास तथा मत का रूप देने में हीगल के विचारों ने भारी योगदान किया। हीगल का चिंतन एक ऐसा बीज था जिसने आगे चलकर 19वीं शताब्दी में सामाजिक दर्शन के प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डाला। मेकग वर्न के शब्दों में बिस्मार्क की शताब्दी के द्वार पर हीगल का जीवन विचार तथा कार्य खड़ा है। उसी तरह जैसे कि विचार विमर्श से पहले आता है, यह कहना कदाचित अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि हीगल तथा उसके शिष्यों ने जो विचार अभिव्यक्ति किए और जिस बात की मांग की उसी को बिस्मार्क ने क्रियान्वित किया। शब्दकोश प्रस्फुटन यानी उद्देश्य उद्भव
संसिद्धि, प्रामाणिकता, प्रमाणित करना। धन्यवाद प्यारे साथियों। तो आज हम लोगों ने पाश्चात्य राजनीति विचार को समझने का कोशिश किया। फिर हम लोग अगले अभ्यास में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगले जो है अध्याय 11 कार्ल मार्क्स कार्य एवं उनका जीवन पढ़ेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास को इतना ही पर स्टॉप करते हैं।